जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से देखो लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा, शादी करके ऐ? कहना क्या चाहती हो? यही कि मेरे लिए कनाडा इज लाइक शादी का लड्डू। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। कैसे? बस वही तो बात करेंगे आज की वीडियो में हम। अगर आप भी इंडिया से कनाडा मूव कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे 10 पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कनाडा मूव करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमें कनाडा आए ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, तो आज का वीडियो मैं अपने 3 इयर्स की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बना रही हूँ। हो सकता है कि किसी और कैनेडियन इमिग्रेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन इन पॉइंट्स में मुझसे डिफरेंट हो। सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की। कनाडा अपॉर्चुनिटीज का देश है। यहाँ तो जॉब की लाइंस लगी हुई हैं। जैसे ही कनाडा में लैंड करेंगे एकदम से कोई जॉब मिल जाएगी और डॉलर में पैसे कमाएंगे। ऐसी धारणा है हमारी यहाँ के बारे में। हमारी भी कुछ ऐसी थी यहाँ आने से पहले, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, पर मिलती कहाँ हैं? और अगर मिल भी गई तो आप अपना इंडिया वाला प्रोफाइल तो भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको या तो फिर उससे थोड़ा जूनियर लेवल से या बिल्कुल एंट्री लेवल से शुरुआत करनी पड़ती है। जिस प्रोफाइल में आप इंडिया में काम कर रहे थे वो प्रोफाइल यहाँ पर मिलना मुश्किल है। कनाडा में एक न्यू कमर को जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो जॉब जल्दी लग जाती है और कभी कभी आपको महीनों या सालों भी इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के लोग कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनका मानना है कि जिसको वो हायर कर रहे हैं उसको यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो यहाँ पर इजीली फिट हो सके, उनके साथ एडजस्ट हो सके। जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस होंगे आपकी जॉब लगने के, उतने जल्दी आपकी जॉब लगेगी। कनाडा में आप जब भी आएँ तो फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ आएँ। 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो ये कि जो जॉब मिलेगी वो हम कर लेंगे, और दूसरा ये कि अगर यहाँ आके हमें अपना प्रोफाइल जो है इंडिया वाला, अगर हमें उसे भी चेंज करना पड़े और अगर हमें दूसरे प्रोफाइल में जाकर दूसरा कुछ नया डिग्री कोर्स कर अगर हमें वो भी करना पड़े तो हम वो भी करने को तैयार हैं। तब तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल डटे रहेंगे कि नहीं, मैं अगर वहाँ पे ये काम करता था तो मैं यहाँ पर भी ये काम करूँगा, तो भैया मुश्किल होने वाला है काफ़ी। यहाँ आकर कभी कभी तो डॉक्टर्स जो हैं वो रियल्टर बन जाते हैं, आईटी वाले वो मॉर्गेज एजेंट बन जाते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो ट्रक ड्राइविंग कर लेते हैं या उबर राइडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस आकर फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंपैरिजन बहुत हाई है। अगर हम कनाडा की डिफरेंट सिटीज़ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हर सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। कनाडा में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, और कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो कि वार्म सिटीज़ कहलाती हैं, जहाँ का वेदर जो है वो वार्म है, लाइक ओंटारियो। तो मोस्टली लोग जो हैं वो इन जगहों पे रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वाली सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन। इसलिए जहाँ वेदर वार्म है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, और जहाँ वेदर कोल्ड है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। सिंपल। अब बात करते हैं टैक्सेस के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि कनाडा में हाई टैक्सेस हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, कनाडा को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। हर कंट्री का टैक्स सिस्टम अलग होता है, तो उसको एग्जैक्टली कंपेयर करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें तो इंडिया का हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स 42% है, जबकि कनाडा में 33% है। यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, फ्री जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लाइक बच्चों की स्कूलिंग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आपको फ्री मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो आई थिंक वो जस्टिफाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टैक्सेस जो है वो हाई हैं यहाँ पर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उसके हिसाब से टैक्स पे करना है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी टैक्सेस राइट ऑफ भी करवा सकते हैं। यहाँ कनाडा में ना फैमिली डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट चलता है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आकर हमें अपना एक फैमिली डॉक्टर ढूंढना होता है, जो कि बेसिकली हमारे रूटीन चेकअप्स वगैरह करते हैं, और अगर हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो हमारा जो फैमिली डॉक्टर होता है वो हमें वहाँ पर रेफ़र करता है। यहाँ जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हमें कोई फीस नहीं देनी होती। यहाँ की गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कनाडा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो स्लो होता है। अगर किसी को सर्जरी करानी होती है तो उसके लिए भी बहुत लंबी वेटिंग रहती है। अगर हमने आज कोई सर्जरी बुक कराई तो पता नहीं 3-4 महीनों के बाद जाके हमारा नंबर आता है। और गलती से अगर कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो इमरजेंसी में भी लाइन लगी हुई होती है, वेटिंग रहती है वहाँ पर भी, कम से कम 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए। बात करें अगर वेदर की तो कनाडा अपनी विंटर्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में कल स्नोफॉल हुआ था। आज धूप आई है, लेकिन ये जो धूप है ये किसी काम की नहीं है। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि बस आप पूछो ही मत। इंडिया में अप्रैल के मंथ में जहाँ आप एसी, कूलर, फैन उसमें बैठे हुए होते हो, हमें देखो, हम यहाँ स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं और स्नो जैकेट पहनकर बैठे हुए हैं। तो ठंडा तो है, ठंड बहुत है यहाँ पर ठीक है, काम करने वाले तो जाते ही हैं बाहर, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उनको तो जाना ही है। चलिए अब आपसे बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो कनाडा में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री होती है, स्कूलिंग पूरी फ्री, और स्कूल में मिलने वाली जो बस फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी फ्री होती हैं। जितना पैसा हम यहाँ की स्कूलिंग में बचाते हैं उतना ही पैसा हमारा सारा का सारा लग जाता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ पे वो हायर एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ के बारे में देखी है कि बच्चों पर 8th क्लास तक कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, उनको होमवर्क्स नहीं मिलते करने के लिए, फ्री होते हैं, वो एकदम कूल चल रही होती है पढ़ाई। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं 9th क्लास में उनके ऊपर पढ़ाई का एकदम से प्रेशर आ जाता है। हमारे इंडिया की पढ़ाई तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे बच्चों का जो बेस है वो स्टार्टिंग से ही बना होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लोनलीनेस, अकेलापन। क्या होता है ये अकेलापन? एक अनजानी अजनबी कंट्री में मम्मी और बेटा अकेले बैठे हैं पार्क में, अकेले घूम रहे हैं पार्क में, इसे कहते हैं लोनलीनेस। ये है अकेलापन। कनाडा में अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं, हमारे जैसे हैं, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तो आप अकेला महसूस करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप जब कनाडा आएँ तो आप लोगों से मिले जुलें, फ्रेंड्स बनाएं, ताकि आप यहाँ पर अकेला ना महसूस करें। आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि मेरी तो फ्रेंड यहाँ पर है, मेरी कॉलेज टाइम की एक फ्रेंड यहाँ पर है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, तो हम उनकी फैमिली गैदरिंग्स में जाते रहते हैं। इसलिए हमारा जो है इतना ज़्यादा हम लोनली नहीं फील करते। लेकिन देखो, फ्रेंड्स होने के बावजूद भी आप अपनी फैमिली को तो मिस करते ही हैं। या तो फिर आप बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिया जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे होते तो फिर ना अकेला सा तो लगता ही है। हमें यहाँ कनाडा आए हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और इन 3 सालों में अभी तक हम एक बार भी इंडिया नहीं गए हैं। तो आप सोचिए कि हम कितना ज़्यादा मिस कर रहे होंगे अपनी फैमिली को। जब हम यहाँ कनाडा आते हैं तो हमारी फ़्लाइट जो है हमें जितना बैग अलाउड करती है, बस हम वो बैग लेकर, उसमें जितना सामान हम डाल सकते हैं वो डालकर हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। और हमें यहाँ आकर, इस कंट्री में आके सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना होता है। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के द्वारा बनाया हुआ बसा बसाया घर नहीं होता कि हम वहाँ आराम से जाएंगे और सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाएगा। यहाँ आकर हमें सब कुछ खुद ही जोड़ना पड़ता है, खुद ही हमें यहाँ पर आकर गृहस्थी बनानी पड़ती है। इंडिया में तो हमारी फर्स्ट जनरेशन हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, हमें बस बना बनाया सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पर आकर तो आप ही फर्स्ट जनरेशन हो, आप ही को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घर बनाना है, सब कुछ घर गृहस्थी जोड़नी है। इसलिए कमर कस के आइएगा, यहाँ पर बहुत काम करना है। डू इट योरसेल्फ, DIY। ये तो हमने सुना ही है, बहुत चल रहा है आजकल। यहाँ पर कोई हेल्पर नहीं होती है। नहीं, हेल्पर होती हैं, बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। घर के काम तो करने ही करने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब भी करनी पड़ेगी साथ में, तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी है। और अब यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर DIY का इतना ज़्यादा कल्चर है कि आप अपने घर को रेनोवेट जो है वो भी आप खुद ही कर लेते हो, और बाहर की सफाई, इलेक्ट्रीशियन आप खुद बन जाते हो, प्लम्बर आप खुद बन जाते हो, सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं आपको यहाँ पर। अगर आप हैंडीमैन्स बोलते हैं उनको, अगर हम उनको बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ आने के बाद मैं पार्लर तक नहीं जाती गई हूँ, मैं सब कुछ अपने आप ही करती रहती हूँ। तो DIY ऑलराउंडर बना दिया इसने मुझे यहाँ पर। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। माना कि कनाडा एक एक्सपेंसिव कंट्री है,
लेकिन अपनी यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम की वजह से यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग जितना मन लगा के और मेहनत से वीकडेज पे अपना काम करते हैं, उतने ही अच्छे से वो वीकेंड्स पे अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय भी करते हैं। इसीलिए कनाडा हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफ़ी ऊपर है। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा कनाडा की रियलिटी को बेहतर समझने में और यहाँ मूव करने के डिसीजन में। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।